फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। हम अपन ने पॉलिटिकल लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी की जो मंथली मैगजीन विजन आईएएस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा, अभी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो मेरा ऑलरेडी हमेशा से यही स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा कि उसमें अपन क्या करेंगे कि पहले तो मैं आपको, जैसे अभी अपने पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़े थे तो उसमें पहले से ही मैंने आपको आर्टिकल बता दिए थे कि उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल कौन से थे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं सारे एस्पेक्ट से अपन पढ़ेंगे। तभी जाके अपन यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस को क्लियर कर सकते हैं, उनकी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो अगर अपने को सारी चीज़ें अपन अभी कवर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा कि अपना आने वाला फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ है 25 ईयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, ये वाला जैसे ये पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे क्या मतलब हेडिंग है 25 ईयर्स टू पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। तो मैं पहले आपको क्या थोड़ा बहुत हिंदी में इसको समझा देता हूँ। आपको पहले से मैं एलिब्रेट कर दूंगा कि ये क्या टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। उससे क्या हो जाएगा कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी और उसके बाद इसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ऑन May 11, 2023 इंडिया सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि 1998 में अपना पोखरण 2 हुआ था। उसके बाद अभी इसको 25 साल हो गए हैं। तो इंडिया अभी उन 25 सालों के बाद अभी हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कब, May 11 की। और विजन आईएएस की मैगजीन कौन सी है, मे वाली। तो उसमें अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि जैसे क्या हुआ कि न्यूक्लियर टेस्ट अपने इंडिया में टोटल 2 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं, पोखरण 1 और पोखरण 2। पोखरण 1 में कौन सा हुआ था, उसका क्या नेम था, स्माइलिंग मुद्दा। उस टाइम गवर्नमेंट कौन सी थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। सेकंड कौन सा था, मतलब ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और उसमें कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप एक चीज़ सोचिए कि मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो यूपीएससी क्वेश्चंस थे उसमें मल्टी एस्पेक्ट से पूछने लग गए हैं। वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था फर्स्ट पोखरण टेस्ट, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे कि इंदिरा गांधी के समय पे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ऑपरेशन शक्ति हुआ था। तो अगर ऐसा पूछेंगे तो अपन राइट टिक कर सकते हैं, दैट विल बी द पैटर्न। अभी जो पैटर्न चेंज हो गया है तो अपने को नए पैटर्न से विजन आईएएस की इस मंथली मैगजीन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पोखरण की 2 टेस्ट हुए हैं, 2 टेस्ट हो चुके हैं। पहले टेस्ट में पोखरण 1, दूसरा टेस्ट जो पोखरण 2 हुआ था उसमें 3 मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स का मतलब उस टाइम पे टेस्ट हुआ था, जिसका पहले 2 मतलब उनका 2 दिन के अंतराल में हो गए थे तीनों टेस्ट एक ही साथ में। ठीक है, तो टोटल मिला कितने टेस्ट हुए थे, पोखरण 1 एंड पोखरण 2। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट क्या मतलब जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं तो उसके बाद इंडिया ने खुद को, जैसे ही पोखरण 2 हुआ उसके बाद इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया कि हम अब नाउ न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। उसके अलावा जैसे ही कोई देश न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है तो उसको एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाना पड़ता है, अपने आप को रूल्स रेगुलेशन के अंदर बांधना पड़ता है, तभी अपन इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन ने न्यूक्लियर वेपन रख रखा है तो उसके लिए सम रूल्स सम रेगुलेशंस होने चाहिए। तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। इंडिया में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी किसके मतलब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और उसके बाद जो ओरिजिनल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन किसके कार्यकाल में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के। ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, बट मैं आपको टॉपिक की पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू, ताकि कि अपन जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से ये पूरा टॉपिक 5 मिनट में मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ सिर्फ वो मतलब ओवरव्यू देखिए। उसके बाद तो सिर्फ रीडिंग ही करनी है। ठीक है, रीडिंग इन द सेंस ऐसा नहीं है कि अंदर कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, बट आपको समझने का जो आपका प्रोसेस होगा वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद न्यूक्लियर जो वेपन्स है उससे रिलेटेड इंडिया में बॉडी कौन सी है, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। उसके अंदर भी 2 न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी अपने माइंड को थोड़ा सा, मेरी बात को सुनने में थोड़ा फोकस करना कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर भी 2 बॉडी होती है, एक तो पॉलिटिकल काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, पॉलिटिकल काउंसिल के अंदर कौन हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन है, अजीत डोवाल। पॉलिटिकल काउंसिल के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, डिसीजन लेने का पावर अल्टीमेट किसके पास होगा, पॉलिटिकल काउंसिल मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास में होगा, चेयरमैन के पास में। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होगा, वो इनपुट प्रोवाइड करेगी डिसीजन मेकिंग को। किसको प्रोवाइड करेगी, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उनको डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करने का काम, इनपुट प्रोवाइड करने का काम ये करेगा। फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, पॉलिटिकल काउंसिल का। चलो, और अब अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंपल आपको ओवरव्यू दे दिया है
सारे जो भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है उसी से रिलेटेड एस्पेक्ट रहेंगे। ठीक है, चलो अपन पहले ये पढ़ लेते हैं पोखरण 1 एंड पोखरण 2 टेस्ट। इंडिया ने डिक्लेयर किया है खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और 3 सीरीज ऑफ टेस्ट करने के बाद मई 11 1998 में इसके अंदर थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस अलॉन्ग विद ए फिशन डिवाइस। अब दोनों चीज़ें समझा देता हूँ। थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस क्या होता है, फिशन डिवाइस क्या होता है। थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस में मतलब 2 डिवाइस होते हैं, एक तो फ्यूजन डिवाइस और फिशन डिवाइस। मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी रहो, ऐसा कोई भारी बात नहीं है। या इसको ये टॉपिक थोड़ा, चलो इसको मैं बाद में बढ़ाता हूँ आपको, पहले ये सारा सोल्व कर देते फिर लास्ट में आएंगे उस पर। उसके अंदर थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, इसको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ। थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस में फ्यूजन और फिशन डिवाइस दोनों होता है, और एक होता है फिशन डिवाइस। तो तीनों टेस्ट में ये शामिल था। सेकंड टेस्ट फॉलोड बाय 2 days लेटर एंड हैविंग अटेन्ड द रिक्विजिट डिग्री ऑफ टेक्नो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, इंडिया अनाउंस्ड ए सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम ऑन फर्दर टेस्टिंग। तो उसके बाद सेकंड टेस्ट कब हुआ था, 2 दिन के बाद सेकंड टेस्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने खुद पर सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि अब हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे, जो होना था वो हो चुका है। उसके बाद ऑपरेशन वॉज कोड नेम्ड ऑपरेशन शक्ति। सेकंड टेस्ट का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या था न्यूक्लियर टेस्ट का, जो 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ ली होगी। उसके बाद इंडिया का रेशनल एंड इंटेंशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन वर आउटलाइन इन द ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, कि इंडिया ने अपने इंटेंशन को क्लियर कर दिया किसके थ्रू, ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के थ्रू। मैंने अभी आपको समझाया था। अब ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या होता है, कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन को पीस और वॉर के टाइम पे कैसे उनका यूज करेगा, कैसे उनका उपयोग करेगा, ये किस में दिखाया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन स्टेट में, मतलब इसको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में, सॉरी। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का ड्राफ्ट कब आया था, अगस्त 1999 में। गवर्नमेंट कौन सी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। जनवरी 2003 में भी ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आया था, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपन ने समझा दिया। उसके अंदर देखो, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सोल बॉडी विच कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, कि ओनली सोल बॉडी है जो ऑथोराइज करेगी यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन को। एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो प्रोवाइड करेंगे इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग कौन करेंगे, बाय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा। और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स गिव डायरेक्शन जो पॉलिटिकल काउंसिल के द्वारा दिए जाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका रहेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, अब न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो अपन ने पढ़ लिया कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इंडिया की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, अब अपन उनको पढ़ रहे हैं। सिंपल है सारी चीज़ें, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कोई भी चीज़ भारी नहीं है, बट थोड़ा सा अपने को कोऑपरेट करना होगा, आपको समझना होगा, और अपने को मल्टी एस्पेक्ट में सोचना है ताकि अपन यूपीएससी क्लियर कर सकें। अपना फोकस ये रहना चाहिए, अल्टीमेट एम ऑफ द अपना जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक ही एम होना चाहिए कि आईएएस बनना है अपने को। ठीक है, तो अपने को उस मतलब अभी उसी दृष्टिकोण से या अपन उसको उसी पर्सपेक्टिव से अगर अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो अपनी स्टडी का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, तो पहला, नो फर्स्ट यूज। इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर, कब कोई भी वॉर चल रही हो, पहले फर्स्ट यूज नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स का। अगर सामने वाला यूज करेगा तो हम उसको मतलब प्रिवेंटिव मैनर में लेंगे कि अगर उन्होंने यूज किया है तो हम यूज करेंगे, बाकी पहला यूज नहीं करेगा, पहला। दूसरा, अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा, ऑथराइज पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा, जो अभी पॉलिटिकल काउंसिल अपन ने पढ़ा था। तीसरा था, अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन और बायोलॉजिकल वेपन से हमला होता है तो उस टाइम पे अपन न्यूक्लियर वेपन से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसके पास में जस्ट आप देखो, सेम नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन, और उसके ऊपर मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। अगर किसी ने अनएक्सेप्टेबल डैमेज किया है, जो हमको मतलब अनएक्सेप्टेबल डैमेज है, तो उस केस में भी अपन न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकते हैं। और बस इसका यूज किस लिए किया जाएगा, सिर्फ डेटरेंट बनाने के लिए, लोगों के अंदर फियर बनाने के पास लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन अपन उसको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों के लिए ये मतलब कि हाँ इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, ये यूज कर सकता है, अपन यूज नहीं कर रहे हैं, बट ये सिर्फ एक सामने वाले के मन में डर होना चाहिए। क्यों, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, तो उनके अंदर डर होना चाहिए। अभी वो वॉर करते तो उससे पहले ये है कि भाई इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है। आपने मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियर वेपन है वो दिवाली के में पटाखे फोड़ने के लिए नहीं है, इनका हम यूज कर सकते हैं अगर सामने वाला कंट्री हमारे पे करेगा यूज़ तो। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आई गई है। उसके बाद हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का एक सबसे 2 रूल और आपको याद रखने हैं। 2 रूल्स और कौन से हैं कि जो भी अगर अपन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए हैं तो अपने को खुद पर हम कंट्रोल रखेंगे एक्सपोर्ट पर। अगर न्यूक्लियर वेपन कोई अदर कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाती है तो उस टाइम पे जो भी सामान उसमें चाहिए होता है उसके कंट्रोल मतलब एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने का काम भी हमारा होगा, हम उनको सप्लाई नहीं करेंगे।
यह इंडियन गवर्नमेंट का मतलब उस पर कंट्रोल रहेगा। उसके बाद कमिटमेंट टू द गोल ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, यानी अगर सभी कंट्रीज, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, अगर न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करती है तो उनके साथ हम भी तैयार हैं न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ ली, पर आप एक चीज़ बताओगे कि यार न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत ही क्यों है अपने को, वाई वी न्यूक्लियर टेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, देर इज़ ए नीड, क्या न्यूक्लियर टेस्ट की वास्तव में मतलब ज़रूरत थी 1998 में इस न्यूक्लियर ऑप्शन को टेस्ट करने की? तो द रीज़न, उसका पहला रीज़न, चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। कब बन चुका था? 1964 अक्टूबर के अंदर, और मिड 1919 में चाइना ने ऑलरेडी 45 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। पहला रीज़न। दूसरा, पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स थी एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी कि पाकिस्तान को सप्लाई कौन कर रहा था? चाइना, उनका खास जिगरी, तो वो उनको सप्लाई कर रहे थे। 1990 में ये रिपोर्ट भी थी, तो अब अपने लिए ऊपर प्रेशर था कि अपने को भी ये काम करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना कभी भी अपने ऊपर वॉर कर सकते हैं, वो अपने को कभी भी डरा सकते हैं। उसके बाद तीसरा, प्रेशर टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। प्रेशर टू साइन एनपीटी यानी अदर कंट्रीज। अब देखो आपको एक सिस्टम बताता हूँ, अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है कि जो बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज, उनका क्या रूल होता है, पहले वो सब काम कर लेती है, और जब वो कर लेती है उनके बाद वो बोलती है ये काम गलत है। सिंपल, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने तो खुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स थे, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि इंडिया और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो आप न्यूक्लियर वेपन का आप मत बनाइए, टेस्ट मत कीजिए, और हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन इसलिए रहेंगे ताकि हम वर्ल्ड में पीस बना के रखेंगे। तो द रीज़न क्या है, तो वो एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आए हैं, जिसका अर्थ है कि उसके अंदर के मतलब न्यू कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती है। तो इंडिया को साइन करने पर लिए प्रेशर था, तो साइन करने से पहले हमको न्यूक्लियर टेस्ट करना ज़रूरी था। उसके बाद एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर, ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस सेटअप बेस्ड ऑन एनपीटी है डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द, देखो मैंने आपको बोला था परमानेंट 5 एंड अदर्स। इंडिया दो फुल्ली एम्बेडेड टू द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड, यानी ये मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक तरह से भेदभाव ही हो रहा है ना, कि हम तो रख रहे हैं परमानेंट 5, बोलते हैं हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, हम तो वर्ल्ड में पीस के लिए रख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है वो भेदभाव कर रहे हैं कि हमको तो बोल रहे हैं कि हम तो नहीं रखेंगे और सामने वाला रख रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको ये चीज़ ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी तो इंडिया के ऊपर उस टाइम प्रेशर था, कि सब जनों का प्रेशर था, तो इंडिया ने उस टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए 98 ही जो ईयर था वो बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद तो शायद होता ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अभी अब बाकी सारी चीज़ें आगे की सिंपल है कि इंडिया की जो सिग्निफिकेंस, बिकमिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने में इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, जैसे इंडिया अभी ऑलरेडी MTCR मल्टीनेटरल जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है उसका मेंबर है, वसेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर है, 3 जगह तो हम मेंबर्स बन चुके हैं। एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की हम अभी तक एनर्जी की हम मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और वो भी बहुत जल्द अपन बन जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडिंग मिल चुकी है हमको। सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, यानी अब चाइना एंड पाकिस्तान के मन में भी फिर रहेगा कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इससे हमारी मिलिट्री जो सिक्योरिटी है उसमें भी इजाफा होगा। उसके बाद इंडिया अमंग फोरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर्स, अब इंडिया भी ग्लोबल जो मिलिट्री पावर्स है उनमें काउंट होने लग गया है। अभी अमेरिका भी इंडिया के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया की स्टैंडिंग अब इंक्रीज हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, और जो ये न्यूक्लियर वेपन्स में जो फ्यूजन डिवाइस होती है, इनसे एनर्जी भी जनरेट होती है। तो फ्यूचर में जो 1998 में जो 2225 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होती थी, अब 6780 मेगावाट जनरेट हो रही है, ये फ्यूजन डिवाइस और फिशन डिवाइस का यूज करके। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशन विथ USA, और USA के साथ रिलेशंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कैसे कि जब न्यूक्लियर डील हो चुकी थी, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके थे, उसके बाद 2008 में US और इंडिया की मतलब इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में। इंडिया बिकेम ए डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर, और जब US के साथ डील हो गई उसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बन चुका था, कि डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल आउट हैज बीन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल विद द US वी नाउ हैव ए हाई टेक डिफेंस कोऑपरेशन। मैंने अभी आपको समझाया कि अभी हम मतलब US के साथ में नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जाने लगे हैं, मतलब डिफेंस के मामले में भी USA के साथ हो रहा है, रशिया के साथ हो रहा है। तो रीज़न क्योंकि अब अपन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं, हम उनके बराबर के हिस्सेदार हैं। और नाउ आप भी जानते हो कि इंडिया इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ द फ्यूचर ऑफ द ग्लोब। तो आने वाला भविष्य
भारत है, तो इसलिए सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में गए मोदी जी, उसके अलावा अभी अमेरिका जाके आए, यूएस से, तो सब जगह जो मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है, इंडिया को सम्मान मिल रहा है, बिकॉज ऑफ जो अपनी इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण मिल रहा है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, आई एम ओनली, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें ताकि आपको मल्टी स्केल में सोचने का मौका मिले। आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपके माइंड में चलने चाहिए, तभी वी कैन गिव बेटर आंसर। परसेप्शन ऑफ इंडिया नेशनल प्राइड, और नाउ एक न्यूक्लियर वेपन है तो ये एक तरह से इंडिया प्राइड के रूप में भी काम करता है। अब आपको मैं छोटा सा समझा देता हूँ कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो फ़ायदा क्या है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का, तो देखो सबसे पहले तो मतलब उसके अपन उसके फेवर्स के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि अगर अपन क्या बोलते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का यूज करते हैं तो उसके, चलो सॉरी पहले नेगेटिव्स पढ़ लेते हैं, उससे क्या आपको पॉजिटिव जल्दी समझ में आएंगे। कि अगर नेगेटिव्स ये है कि नो फर्स्ट यूज़ का अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई फियर है, फियर इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कारगिल में अटैक किया था, उसके बाद मुंबई अटैक किए थे 2008 में, इससे पता चलता है कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन का 1% भी फियर नहीं है। सेकंड, ये सेकंड वाला पॉइंट था। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक स्पेस फॉर इंडियन डिसीजन मेकर्स, अगर कोई बड़ी क्राइसिस सिचुएशंस भी अपने सामने अगर आ जाती है तो उस टाइम पे भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे अपन? क्योंकि अपन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है अपन ने। तीसरा, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट इंक्लूडिंग इन इंडियाज नेबरहुड आर अंडरटेकिंग आर्सेनल एक्सपांशन इन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्डअप लाइक डेवलपिंग टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। कहने का मतलब है कि जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है अब वो इसमें अपग्रेडेशन कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स में, जबकि हम अभी भी वहीं बैठे हैं क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के कारण हम अब अपने नए टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमको भी अपने लेवल को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब इसके फेवर में अनफ्यू पॉलिसी, जो कि अनफ्यू पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसके फेवर के पॉइंट कौन से हैं? तो इससे क्या होता है कि जैसे जब भी कोई छोटा सा वॉर हुआ है तो उसमें न्यूक्लियर वॉर नहीं बने, उसके लिए फ़ायदा है, पहला पॉइंट। दूसरा, इससे जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारा मैसेज जाता है इंडिया का, वो जाता है पीस वाला मैसेज जाता है कि हम पहली बार इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा इट हेल्प इंडिया अवॉइड द पीटफॉल ऑफ बिल्डिंग ए टेक्नोलॉजी एडवांस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिप्लॉयड इन हेयर ट्रिगर अलर्ट। सोचिए आप, अगर एनी टाइम अपन न्यूक्लियर वेपन को ट्रिगर पर रखेंगे तो इतना हाईली फाइनेंशियली कॉस्टली पड़ेगा अपने लिए। तो वो चीज़ भी कि इसका फ़ायदा ये कि अपन नो फर्स्ट यूज़ के कारण वो अपने लिए इतना महंगा नहीं पड़ रहा है, उसको अपन अलर्ट पे नहीं डाल रखा है, ट्रिगर पे नहीं डाल रखा है। और कन्वेंशनल अटैक्स, जैसे अभी क्या हुआ था आपको पता है, उड़ी, जब उड़ी पर हमला हुआ था तो उस टाइम पे ये जब 2 हमले हुए थे तब 2016 में मतलब पीओके पे अपन ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की बालाकोट में 2019 में। तो ये अपन चाहे तो वॉर के और भी तरीके हैं, तो उन तरीकों का भी यूज किया जा सकता है। और अगर अपन न्यूक्लियर की फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं होगी तो अपन जहाँ जाएंगे वहाँ पे अपन क्या करेंगे, नहीं अपन तो न्यूक्लियर वॉर कर देते हैं। इससे हम जो दूसरे तरीके हैं उनका यूज ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप? अगर आपको इसमें थोड़ा सा कुछ और चेंज करना हो मेरी स्ट्रेटजी में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो वी विल इम्प्रूव। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या चेंज करना है, वैसे अपन चेंज कर देंगे। धीरे मैं और आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। अपन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे साथ में कि प्रीलिम्स में पिछले पास्ट ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे और टाइम के साथ सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यूइंग पाकिस्तान यूज ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डिस्पाइट। अब जैसे चैलेंजेस क्या है न्यूक्लियर डोमेन फॉर इंडिया, इंडिया का जो न्यूक्लियर डोमेन है उसके अंदर चैलेंजेस क्या है? तो उसके अंदर एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके चैलेंजेस सिंपल है, एक तो कि हमने कंप्लीट डिसआर्मामेंट जो अपन सोच रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट कर देंगे, उसके लिए अपन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। पाकिस्तान डेवलपिंग टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करता जा रहा है। मिलिट्री और छोटी सी मिलिट्री इंगेजमेंट भी अब न्यूक्लियर वेपन वॉर में कन्वर्ट हो गई है। वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है कि अभी जैसे रशिया ने धमकी दी थी नाटो कंट्रीज को कि अगर कोई भी यूक्रेन वाले मामले में बीच में अगर आपने भी युद्ध में भाग लिया तो हम उस न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। तो ये हम जो अपन वर्ल्ड हो रहा है वो न्यूक्लियर वॉर स्टेट बनने जा रहा है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से अपन थोड़ा सा दूर थे। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हैज़ नॉट बेनिफिट। अभी अपने को 1998 से 25 साल हो गए लेकिन अभी तक एटॉमिक सेक्टर में इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। और कंटिन्यूइंग पाकिस्तान यूज ऑफ सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डिस्पाइट न्यूक्लियर डिटरेंस, हमारे पास न्यूक्लियर होते हुए भी, न्यूक्लियर वेपन होते हुए भी पाकिस्तान के अंदर कोई फियर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इंडिया विल नॉट यूज, फर्स्ट यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद भी चाइना एंड इंडिया के बॉर्डर पर अभी भी क्लैशेज हो रहे हैं, तो चाइना में भी कोई फियर नहीं है ऐसा। अब कंक्लूजन क्या है?
कि फर्स्ट लेवल इंडिया नीड्स टू, हमको सबसे पहले तो जो अपनी सिक्योरिटी थ्रेट है उनको इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा, और सेकंड लेवल पे इंडिया नीड्स टू मेक लॉन्ग टर्म इनोवेटिव डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। कहाँ पे? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जहाँ पर पीस हो, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिजार्मामेंट हो, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए कि ऑल वर्ल्ड में से न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर साधन को हटा दिया जाए और पूरा वर्ल्ड पीस की तरफ बढ़े, इसकी तरफ भी इंडिया का फोकस होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव्स को मतलब फेवरेबल पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करता हो, इससे कि हम इसमें आंसर राइटिंग का पैटर्न वैसा रहना चाहिए। अभी अपन ने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस वॉज ए 2-stage डिवाइस ऑफ एडवांस डिजाइन विच हैड ए फ्यूजन बूस्टेड फिशन ट्रिगर एज द फर्स्ट स्टेज एंड ए फ्यूजन सेकंड स्टेज। सिंपल समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस में 2-stage डिवाइस होगी एडवांस डिजाइन की, जिसके अंदर पहले तो फ्यूजन बूस्टेड फिशन ट्रिगर होगा और सेकंड नंबर पे फ्यूजन सेकेंडरी स्टेज पे होगा। और थर्मोन्यूक्लियर वेपन यूटिलाइज बोथ एटॉमिक फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन टू क्रिएट एन एक्सप्लोजन क्रिएट करने के लिए फिशन एंड फ्यूजन दोनों को यूज़ करेगा। अब फिशन और फ्यूजन होता क्या है, तो सबसे पहले तो फ्यूजन को पढ़ लेते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे एक तो होता है थोरियम, एक होता है डिटोरियम, इन दोनों जब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो न्यूट्रॉन और एनर्जी को जनरेट करेंगे, ये तो होता है फ्यूजन। फ्यूजन दो एटॉमिक एनर्जी, जो दो एटॉमिक चीज़ें होती है, फ्यूजन का मतलब समझ लो, फ्यूजन अकर्स व्हेन 2 एटॉम, जब 2 एटॉम्स एक साथ मिलते हैं और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको तो बोलते हैं फ्यूजन। और फिशन के अंदर ब्रेकअप होता है, टुकड़े होते हैं। व्हेन ए न्यूट्रॉन स्लैम्स इनटू ए लार्जर एटॉम, जब लाइक यूरेनियम और प्लूटोनियम फोर्सिंग इट टू एक्साइट एंड स्प्लिट इनटू 2 स्मॉलर एटॉम्स। फिशन कब घटित होता है? जब कोई न्यूट्रॉन होता है वो एक लार्जर एटॉम में मतलब कन्वर्ट होता है पहले, और वो फोर्स करता है टुकड़ों में ब्रेकअप होने के लिए, और जब एक एटॉम ब्रेक होगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं फिशन एनर्जी। और फ्यूजन एनर्जी का मतलब होता है जिसमें जुड़कर दो एटॉम एक दूसरे से जुड़ते हैं, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसे फ्यूजन जनरेशन मतलब फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज द सेम प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ध्यान रखना, जो सन को पावर प्रदान करने की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है अगर फ्यूजन से रिलेटेड, तो कि ये सन से रिलेटेड भी है कि सन से पावर की जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, तो बिल्कुल सही है। और क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ये फिशन से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन जो थर्मोन्यूक्लियर है वो फ्यूजन से भी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें होती है, फिशन और फ्यूजन। ठीक है, उसमें दोनों चीज़ें होती है तो वो एक्सप्लोजन बनता है, क्योंकि उसमें फिशन होता है, पहले तो वो टुकड़ों में बटेगा फिर जुड़ेगा, तो उससे क्या होगा और ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, फिशन का भी देख लो आप, ये जो डायग्राम है वो देख लो। न्यूट्रॉन होता है, यूरेनियम 235 है, वो मतलब उसका जो ब्रेकअप हो रहा है उससे न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, ऐसा। तो आज के लिए ये सफिशिएंट है। कल अपन यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक भी पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक भी बहुत सिंपल है। आज अपन ये अपने लिए 22 मिनट की क्लास है, मैं इसको और धीरे धीरे 30 मिनट्स में कन्वर्ट करूँगा। उसके अलावा भी अपन क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और मेरा ये सोचना है कि अपन क्या करेंगे, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो पढ़ लेंगे साथ के साथ। उसके अलावा जो अपन ने विजन आईएएस के अंदर जो पॉलिटी का पढ़ा है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा सिर्फ रिवीजन करने में। उससे क्या होगा कि बार बार आपको उसको टॉपिक को बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट्स 3 मिनट्स में अपन उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पॉलिटी इन गवर्नेंस अपन ने क्या पढ़ा था, एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, अभी जो ऑर्डिनेंस आया था। सबसे पहले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसके रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 239A, आर्टिकल 239AB। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 है। ये 3 चीज़ें उससे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। आर्टिकल 123 पावर किसको देता है, प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 213 पावर किसको देता है, गवर्नर को। ऑर्डिनेंस के अंदर और क्या चीज़ें होती है कि ऑर्डिनेंस को कौन इशू करता है, तो भाई इसको गवर्नमेंट कब इशू करती है, जब एक तो लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, विधान परिषद, ये जब सेशन में नहीं होते हैं, लोकसभा और विधानसभा जब सेशन में नहीं होती है तो ऑर्डिनेंस पास होता है। ऑर्डिनेंस बिल्कुल एक्ट की तरह ही होता है, जो जैसे मतलब पार्लियामेंट के पास जो पावर है एक्ट को पास करने में, सेम रूल्स अप्लीकेबल होंगे ऑर्डिनेंस के केस में। कि ऑर्डिनेंस में वही जो एक्ट बन सकता है वही ऑर्डिनेंस बन सकता है। जैसे अगर कोई ऑर्डिनेंस ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को इफेक्ट कर रहा है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा है, तो वो डॉक्ट्राइन मतलब वो नहीं बन सकता है, ऑर्डिनेंस इशू नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चीज़ एक्ट ही नहीं बन सकती वो ऑर्डिनेंस भी नहीं हो सकता है, सिंपल। और ये कब तक अप्लीकेबल रहेगा, 6 वीक्स। कहाँ से, फ्रॉम द डेट मतलब व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, जब मतलब मैं आपको बताता हूँ 6 वीक्स कहाँ से, जब जैसे लोकसभा का सेशन और राज्यसभा का जब सेशन, दोनों के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, या दोनों में से जो लेटर स्टार्ट हुआ है उससे 6 वीक तक ये ऑर्डिनेंस अप्लीकेबल रहेगा।
उससे पहले भी हट सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा इस दोनों हाउस अगर इसको हटाते हैं, मतलब सहमति से रेजोल्यूशन पास करके, तो भी हट सकता है। प्रेसिडेंट गवर्नर भी चाहे तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं, और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकते हैं उससे रिलेटेड, समझ रहे हो आप। और गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन, और हाँ, गवर्नर ऐसे जगह ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता कहाँ पे, जहाँ पे जिसके पास उसके पास प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत है, तो उस केस में पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, तभी वो हो पाएगा। और अगर प्रेसिडेंट से परमिशन ले लिए तो फिर वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट जो एक के केस में अप्लीकेबल है वही अप्लीकेबल है इसके अंदर। हाँ, एक अभी उन्होंने एक और इससे रिलेटेड बॉडी है ऑर्डिनेंस में, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी हुई है। उसके अंदर मतलब उस बॉडी के अंदर चीफ मिनिस्टर तो चेयरमैन होगा, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ध्यान रखना है अपने को। विल अपॉइंट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पावर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो ये इसका काम क्या होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का, कि ये रिकमेंडेशन देगी किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, किससे रिलेटेड, कि पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल जो मैटर्स है उनके ट्रांसफर से रिलेटेड। तो अब एलजी की पावर को बढ़ा दिया है, वो सोल डिस्कशन, मतलब उसके पास अल्टीमेट पावर होगा। अगर इसने जो इस अथॉरिटी ने भी अगर कोई रिकमेंडेशन दी है तो उसका पावर है कि वो चाहे तो अप्रूव कर सकता है, चाहे तो अप्रूव नहीं भी कर सकता है, पर फाइनल डिसीजन एलजी का ही रहेगा इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड द अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक गवर्नमेंट ने क्या है किया है कि जो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ने पावर टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज। ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइड दैट द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज विच कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। कि अभी क्या, जैसे ये एक तो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर से ये क्या स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने बोल दिया है कि सर्विसेज है वो स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आएगी, और सर्विसेज स्टेट लिस्ट में नहीं आएगी, और सर्विसेज में इंक्लूड है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज़। सिंपल सा है कि वो पावर एलजी के पास ट्रांसफ़र हो चुका है बाय द ऑर्डिनेंस, जब तक कि सेशन चालू नहीं होता है दिल्ली का। ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पता चल गए हैं, हमने इससे रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सिंपल उन्होंने बोला था कि अच्छा, इसके अंदर एक आप कमेटी ध्यान रखना दिल्ली के रिलेटेड, जो अपन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 1991 आया था, तो इस दिल्ली के लिए उस टाइम पे कौन सी रिकमेंडेशन पे आया था, किस कमेटी की है, तो एस बालकृष्णन कमेटी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में पेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सी कमेटी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था 69 19, ये तो सिंपल है चलो एक्ट तो, बट ये बालकृष्णन वाला आ सकता है। ठीक है, ये आज के लिए रिवीजन सफिशिएंट है। कल एक टॉपिक और ले लेंगे पॉलिटी का, और इंटरनेशनल जो अपने रिलेशनशिप है वो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स है तो बताइए, अपन उसमें इम्प्रूव करेंगे, और साथ में वी विल डू सॉल्व दिस क्वेरी। और अपना तरीका यही रहेगा, अगर आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है तो वी विल चेंज इट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।